हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं शंभू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय बैंकर्स में स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आरआरबी एग्ज़ाम आने वाला है, आईबीपीएस आरआरबी। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था आप सभी को कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है। अभी भी 5-6 महीने में जॉब लिया जा सकता है। उसी फेज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का क्लास करवाना स्टार्ट करूँगा। करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग, इसमें से मेरी तरफ से कोशिश किया जाएगा कि जो बेस्ट क्वेश्चंस हों, जो पॉसिबिलिटीज़ हों आने का, वही सब अवेलेबल करवाया जाए। एक चीज़ और नोटिस किया जाए करता हूँ मैं कि अभी हम लोग देखते हैं कि एक 1.5-2 घंटे का वीडियोस बनाया जा रहा है यूट्यूब पे या किसी भी क्लास में, जितना कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो सारा सब कुछ पढ़ा जाए। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और एग्ज़ाम से पहले आपका चाहे बैंकिंग हो या इकोनॉमिक्स अवेयरनेस हो या आपका करंट अफेयर्स हो, ये सब आपको मैं अच्छे से कंप्लीट करवा पाऊँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग साथ रहें, और अगर कुछ भी कमी लगे तो आप लोग बताइए। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या कैसे रहता है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मिनट। चलिए, जैसा कि आज का पहला न्यूज़ है कि इंडिया शोकेस टेलीकॉम एक्सीलेंस एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020-25। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि हमारी तरफ इंडिया की तरफ से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, जो कि हमारे क्या हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। और हुआ कहाँ था ये, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता। 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले कि ये हुआ कहाँ था, तो आपका ये हुआ है बार्सिलोना, स्पेन। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कि इसका थीम क्या था। थीम की बात करते हैं तो थीम था इसका कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। थीम के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हमारे लिए पूरा न्यूज़ कंपलसरी नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि थीम क्या है और कहाँ पे हुआ है। तो हुआ कहाँ पे, स्पेन में हुआ है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि स्पेन की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट के अंदर, अगर आपको पता है, मैड्रिड। और आपका जो इसका करेंसी है वो क्या है, यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। HDFC Securities strengthened its leadership team with the appointment of Anand Mathur as the new Chief Financial Officer। तो ये फाइनेंशियल का न्यूज़ है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आनंद माथुर हैं वो भी HDFC सिक्योरिटीज़ के नए क्या बने हैं, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अब जब HDFC की बात आई है तो ये तो CFO बने हैं, कौन है, आनंद माथुर। तो जब HDFC की बात हुई है तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि HDFC बैंक के जो CEO हैं वो कौन है। तो उनके CEO हैं शशिधर जगदीशन।
इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 1994। हेड ऑफिस है मुंबई। और टैगलाइन का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC का टैगलाइन हो गया वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ अगला अपॉइंटमेंट भी आ गया कि फेडरल बैंक अपॉइंट्स विद्या बालन एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होता है कि विद्या बालन को कौन से बैंक का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो हम बोल देंगे फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक कहाँ का है आपको बताइए, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है अल्लुवा केरला में। और जो इसका बैंकिंग पार्ट, इसका टैगलाइन है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक, हेड ऑफिस लिख दिया गया है, यहाँ पे ये टैगलाइन होना चाहिए था, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इनके MD एंड CEO कौन है? KVS मीना। MD CEO होगा KVS मीना, सॉरी मीना नहीं, मान्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमित धोसी टू ज्वाइन फोनपे एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अमित धोसी ने किसको ज्वाइन किया? फोनपे को ज्वाइन किया एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CFO जो हमने अभी लास्ट टाइम। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम बहुत से बहुत ये देख सकते हैं कि अमित धोसी कौन है। ये ब्रिटानिया के थे, इससे पहले CFO ही थे ब्रिटानिया के। और इसके बाद फ़ोनपे के CEO कौन है? समीर निगम है CA। फ़ोनपे का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HDFC Bank launches Project HAKK to support Indian Air Force veterans। इसका मतलब क्या हुआ? HDFC ने अभी प्रोजेक्ट HAKK है। HAKK का फुल फॉर्म ये हो गया आपका हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। अनुभवी से ही पता चलता है कि ये वेटरन लोगों के लिए होगा, जो हमारे सीनियर या एक्स सर्विस मैन होंगे। एयर इंडियन एयरफोर्स पेंशनर वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग एसेशनल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि HDFC बैंक ने किसके साथ किया है, तो इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? HAKK। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। IAF के चीफ कौन हो गए? IAF के चीफ हो गए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनका नाम हो गया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। हेडक्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली। इसका जो कंट्रोलिंग के लिए 7 कमांडेंट है, इसके 7 कमांडेंट वर्किंग इन ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। जन औषधि दिवस 2025 प्रमोटिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन। जन औषधि दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है?
साल मनाया जाता है 7 मार्च को। और इसके लिए 1 वीक का प्रोग्राम होता है, 1 से 7 मार्च तक का रहा होगा। एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन a week long celebration is organized nationwide from March 1st to March 7 to the commemorative occasion। इसका मोटिव क्या है? जन औषधि का जो मोटिव है क्या है? लो कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, लो कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करवाना है। और इसके अंदर अभी तक अप्रोक्स 15,000 कितना 15,000 प्लस आउटलेट ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, जिसमें कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनके कंपैरिजन में इसका प्राइस 50 से 80% तक कम रहता है, जिसकी वजह से सभी सारी मेडिसिन गरीब लोगों के लिए भी अफोर्डेबल ईजिली हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन स्पेशली बनता है ये बन सकता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 2000 नवंबर 2008। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSTS 2025 इंडिया लीड्स ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। इसका मतलब क्या? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है, जिसमें कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे मिनिस्टर किस चीज़ के हैं बताएगा कोई? किस चीज़ के मिनिस्टर हैं वो? द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स। द वर्ल्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 इंडिया ग्रैंड लिटरेरी सेलिब्रेशन। इंडिया का जो फंक्शन हुआ है, जिसको साहित्य अकादमी ने ऑर्गेनाइज किया है, उसका मेनली इंडिया का जो सबसे बड़ा साहित्य का कोई सेलिब्रेशन होता है लिटरेचर का, वो यही होता है। इसको बोला गया इंडिया प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेट टू होस्ट इट्स एनुअल फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025 एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली फ्रॉम March 7 to March 12। The festival will be inaugurated by Union Minister for Culture and Tourism Sri Gajendra Singh Shekhawat and will feature renowned literary figures। इसका जो मेन क्वेश्चन ये बन जाता है कि चीफ गेस्ट कौन थे? महेश दत्तानी क्या है? इंग्लिश के प्ले राइटर हैं। इसके अलावा ये हो जाता है कि किसने इनोग्रेट किया? तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उनका इनोग्रेशन किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विथ ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे देशों ने अपना जो बेस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न है, जैसे बाकी कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, उसी में बारबाडोस ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इसमें उन्होंने किस लिए दिया है? जो उन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे जो इंडिया ने पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम पे बारबाडोस के लिए जो काम किया था, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपना प्रेस्टिजियस
अवार्ड दिया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिया गया है। वो मिला है पवित्रा मेहता स्पेशल सेरेमनी एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, पवित्रा मार्गेरिटा एज ए स्पेशल इकोनॉमी हेल्ड इन गवर्नमेंट हाउस एट ब्रिज टाउन। यहाँ पे जो हमारे काम का तो दिया किसके द्वारा है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिला किसको है, मिला प्राइम मिनिस्टर पे को है, लेकिन उनके बिहार पे लिया किसने, पवित्रा मार्गेरिटा, जो कि है यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किसने दिया उनको, वहाँ के प्रेसिडेंट ने दिया है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट है देम चंद्रा मेंशन, प्रेसिडेंट देम चंद्रा मेंशन। प्राइम मिनिस्टर है मियां अमोर मोटली, मियां अमोर मोटली। और तो यहाँ का कैपिटल क्या होगा, कैपिटल होगा यहाँ का ब्रिज टाउन। और करेंसी, करेंसी क्या होगा, करेंसी है यहाँ का डॉलर, बट नॉट यूएस डॉलर। डॉलर तो है लेकिन यूएस डॉलर नहीं है। बारबाडोस का एक अपनी करेंसी को भी वो लोग डॉलर बोलते हैं, जिसे बारबाडियन डॉलर कहा जाता है। कर्नाटका सरकार ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ने फाइनेंस बजट सेशन के अंदर बेंगलोर की जो एक यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलकर फॉर्मर पीएम के नाम पे किया है, प्राइम मिनिस्टर पीएम मनमोहन सिंह के नाम पे किया गया है। रीनेम्ड एज डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। या क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए किसी यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है, तो इसका हो जाएगा कर्नाटका और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिए, जिनका देहांत 26 फरवरी 2025 में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। हमारे देश को प्रधानमंत्री तो थे ही 10 वर्ष के साथ साथ उन्होंने देश के आर्थिक विकास में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था। अब सभी को पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों के मुद्दे पर बात चल रहा था। और हमारा 1991 से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे आज के डेट में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या ये बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं या बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, पहले वो अलाउड नहीं था। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी क्लैश कर गई थी, समझिए एक तरह से। हमारे पास कहा जाता है कि 20 दिन का भी अनाज नहीं था। तो उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने उस समय के कुछ आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनाई जिससे कि देश उन सबसे उभर पाया। तो कभी भी पूछा जाता है कि जो इंडिया की न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इन्हीं का नाम लिया जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे
कब से कब तक? 1982 से 1985 तक, 1982 से 1985 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे 1991 से 1996। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ही वॉज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 22 मई 2004 टू 26 मई 2014। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज असम कैबिनेट नेम्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक हब एज रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। असम गवर्नमेंट ने जो उनका एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनने वाला है, हब बनने वाला है, उसका नाम रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि रतन टाटा और टाटा सन्स ने हमेशा ये शुरुआत से ही असम के डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया है। रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि असम का जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है, उसको एक वर्ल्ड लेवल तक ले जाया जाए। जैसा आप सबको पता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए उन्होंने 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो इसमें बस यही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रीनेम किसके लिए किया गया है, तो रतन टाटा जी के लिए किया गया और कहाँ किया गया? असम के लिए। इसके अलावा टाटा सन्स के जो चेयरमैन है कौन है? टाटा सन्स के अभी फिलहाल चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन, जिनको हम कहा जाता है नटराजन चंद्रशेखरन। असम के सीएम कौन है? मैंने आपको बताया कि जब भी स्टेट न्यूज़ आए तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सीएम, गवर्नर और कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ का फेमस हो तो वो देख लेना है। बेसिकली दो चीज़ हमें देखना ही देखना है। कैपिटल भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मान के चलना चाहिए कि हम लोग जो भी सीरियसली एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम इंडिया के तो सारे कैपिटल से याद हो ही जाएंगे उन सबको, वर्ल्ड के ना भी हो तो। सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर का बात करें तो गवर्नर कौन है उनका? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नेवी पार्टिसिपेंट इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2015 इन गुआमा। तो इस क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इंडिया ने नेवी का जो एक्सरसाइज होता है सी ड्रैगन, उसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस इतना बनता है कि सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? मतलब नवल का है, एयरफोर्स का है, मिलिट्री का है, किस चीज़ का है? तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होता है? सी ड्रैगन होता है नवल के लिए। इंडियन नेवी गई है तो ऑब्वियसली नवल का होगा, एयरफोर्स का तो हो नहीं सकता, तो इंडियन नेवी के लिए होता है नवल का। इसमें 5 जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया और अपना इंडिया।
5 कंट्रीज के बीच में होता है। उसका नाम क्या क्या है? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और इंडिया। ठीक है, बहुत क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि कितने कंट्रीज के नेवल फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो 5 कंट्रीज। नाम क्या हो गया? इंडियन सी ड्रैगन। तब अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। क्या नाम है उनका? दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी हो गए आपके एडमिरल, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और डिफेंस मिनिस्टर हो गए श्री राजनाथ सिंह। अब सभी ने अमूल का नाम सुना ही होगा। कोई ऐसा जिसने ना सुना हो? संभावना नहीं है कि कोई ऐसा हो जिसने अमूल का नाम ना सुना। अमूल एक कॉर्पोरेट सोसाइटी है जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। इसमें अभी एक सर्वे हुआ था यू गवर्नमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट और अमेजन को छोड़कर अमूल थर्ड सबसे बड़ी कंपनी है जिसने हर सेक्टर, हर शहर में, हर गांव में एक सबसे बड़े थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड के लिए उभर के आई है। आज की डेट में अमूल का दूध आपको एक ऐसा गांव जहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है वहाँ भी मिल जाता है, और शहर का तो बात ही छोड़ दें। शहरों में भी देखा जाए तो अमूल के चीज़ों का परसेंटेज बाकी सभी कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया है। तो यही सब मिला के उसको थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया बनाता है। अब सीईओ कौन हो गया अमूल के? तरुण भाटिया। क्या नाम है सीईओ का? तरुण भाटिया। अब हमारा देश हर चीज़ में टॉप थर्ड में आ ही गया है। LIC इमर्ज एज थर्ड टॉप ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड। LIC जो अपने देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, किस्सा है, साथ साथ वो वर्ल्ड का थर्ड सबसे ग्लो इंश्योरेंस कंपनी बन गया है। इसका जो स्कोर आया है 100 में से 88 मार्क्स आ गए। इतने अगर आपके आ जाए तो सारा एग्जाम निकल जाए, है ना। 100 में से 88 मार्क्स लाना किसी भी चीज़ में आसान होता है क्या? नहीं होता। जब तक आप करंट अफेयर्स ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और इसीलिए कितना मार्क्स आया उसका? स्कोर आया 88 आया 100 में से। ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 to 2025 रिपोर्ट। जो फर्स्ट आया वो पोलैंड की कंपनी है। P said you secured the top spot with BSI score of 94.4 followed by the China Life Insurance। उसके बाद कौन आया? चाइना लाइफ इंश्योरेंस आया जिसका स्कोर है 93.5। कितना है उसका? 93.5। उसके अलावा LIC के CEO कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC के CEO कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। हेड ऑफिस कहाँ है LIC का? हेड ऑफिस मुंबई। कहाँ है? मुंबई। आगे चलते हैं। अब थर्ड से हम लोग सेकंड पे आ गए। आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी फ्लाइट से, ऑलमोस्ट आप सब लोग ही फ्लाइट से कहीं ना कहीं गए होंगे। जितने लोग गए हैं उसमें से एक चीज़ तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग
फर्स्ट टाइम इंडिगो से ही गए होंगे। 90% से ज़्यादा लोग फर्स्ट टाइम इंडिगो से ही गए होंगे। इसका रीज़न ये है कि इंडिगो सबसे बड़ी बजट फ्रेंडली एयरलाइन है अपने कंट्री के साथ साथ। अब तो उसका बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छा टाई अप हो गया। जैसे भी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि डायरेक्ट दिल्ली से इंग्लैंड के लिए भी, यूके के लिए भी फ्लाइट स्टार्ट किया है इंडिगो ने। तो हम उसको डोमेस्टिक एयरलाइंस नहीं कह सकते हैं, तो उसकी पहचान थी कि इंडिगो एक डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी है, बट धीरे धीरे वो सिर्फ इस टाइप से बाहर निकल गए। इंडिगो एयरलाइंस has emerged as the world's second fastest growing airline in terms of seat capacity, which increased by 10.1% year on year over 134.9 billion seats in 2020. 134.9 million। एक से कुछ जगह आपका ईयर ऑन ईयर की जगह पे वाई भी लिखा रहता है, तो वो यही चीज़ होता है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो कितना परसेंटेज है? 10.1% ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल 10.1% उसका सीट बढ़ा है। ठीक है। और फ्लाइट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो भी लगभग 10% बढ़ा है। इसका मतलब वो कि अगर लास्ट ईयर 2023 में उसका फ्लाइट का फ्रीक्वेंसी 100 था, तो इस बार कितना हो गया? 109.7, मतलब। ठीक है। तो इंडिगो सेकंड है पूरे वर्ल्ड में ग्रोइंग कैपेसिटी में। और सीईओ कौन है इसके? पीटर एल्बर्स। चलिए आगे चला जाए। MEITY launches AI कोशा टू एक्सेलरेट AI इनोवेशन इन इंडिया। आप में से जिनको भी MEITY का फुल फॉर्म बताओ, वो उस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि क्या है। और नहीं पता है तो मैं बता ही दूंगा आपको, और जिनको पता हो वो बता सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, इतना बता देता हूँ मैं आपको, मिनिस्ट्री होता है कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ, आगे आप लोग बताएंगे कमेंट में, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। लॉन्च किया है इनिशिएटिव अंडर द इंडिया AI मिशन ड्यूरिंग इट्स एनिवर्सरी इवेंट इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर कौन है? उसके यूनियन मिनिस्टर, जो भी मिनिस्ट्री का फॉर्म होता है, कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी एक और मिनिस्टर हैं, एक और चीज़ के मिनिस्टर हैं। वो किस चीज़ के हैं? वो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, रेलवे के मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव जी हैं। A secured AI hub over 300 database entity model fostering the development of diverse Univest AI solutions. Initially rolled out, स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा? 10,000 GPUs एंड 8693 मोर प्लांट। मतलब इतना मिनिमम से स्टार्ट किया जाएगा, आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें सब्सिडाइज कंप्यूट सर्विस मिलेगा 40% ऑफ। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि MEI सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि MEITY ने जो एक AI के लिए, AI की इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो AI टूल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? AI कोशा। ये इम्पोर्टेंट है। उसका इनोवेशन किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया। ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है। राजीव शुक्ला जी को BCCI का क्या बनाया गया? मैच तो हम सभी लोग देखते हैं ऑलमोस्ट। The Board of Control of Cricket in India (BCCI) announced the appointment of Rajiv Shukla and Ashish Shelar to promote
पोजीशन ऑफ ACC, क्रिकेट ACC का मतलब हो गया एशियन क्रिकेट काउंसिल। किसकी वजह से खाली हुआ है? जय शाह जो थे BCCI के सेक्रेटरी हैं, मतलब अभी भी उन्होंने रिजाइन किया था, वो ICC के में चले गए। इसी वजह से ये सीट खाली हुआ था। तो किनको मिला है? राजीव शुक्ला जी को। जैसे आज वुमेन्स डे है, कब होता है? 8 मार्च ऑफ एवरी ईयर। 8 मार्च ऑफ एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि थीम क्या है इसका? थीम क्या है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि विश्व की जितनी भी महिलाएं, उन सभी के लिए एक अधिकार हो, समानता हो, और उन सबको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। अभी भी ऐसा कंडीशन भी होता है कि जहाँ पे आज भी लेडीज़ों को पढ़ना अलाउड नहीं है, बाहर निकलना अलाउड नहीं है। अभी आप लोगों ने अफगानिस्तान का केस देखा था। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे वुमेन्स का जॉब करना आज के डेट में भी अलाउ नहीं है। हर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कंडीशन ऐसा नहीं है जैसा हम लोग अपने आसपास देखते हैं। कंडीशन बहुत वर्स्ट है। इसी के लिए कुछ डेज मनाए जाते हैं कि लोगों को अंदर अवेयरनेस जागे कि आज कुछ होता है। तो 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थीम फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट, इक्वलिटी, एम्पावरमेंट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स या जो भी आपका कुछ डाउट हो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग वगैरह में या करंट अफेयर्स में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो मैं एक टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।